तुमको यादवों से इतनी नफरत है तो 26 करोड़ यदुवंशियों को एकत्र करके तुम गोली मरवा दो, हम सीने पे गोली खा लेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। तो हमको जानवरों से भी बदतर समझा गया, यादव समाज को जानवरों से भी बदतर समझा गया। भाईचारा भी समझ में आती है विशाल? कुछ भाईचारा भी देश में भाईचारा बनी रहे, ये समझ आती है कि नहीं? राम ने सिखाया है कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और हमारे कुल देवता श्री कृष्ण ने सिखाया कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। मेरी ये अपील रहेगी कि इस समाज के जो आपसी सद्भाव है, आपसी भाईचारा है, उसको बरकरार रखिए। इन दिनों एक मामला बड़ा सुर्खियों में है, इटावा कथावाचक मामला। जिस तरीके से इस कथावाचकों के साथ जो कुछ होता है, इस घटना से पूरी दुनिया परिचित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय यादव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विशाल यादव जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। विशाल जी, सबसे पहले इस घटना को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या सोच समझ पाए अब तक? देखिए, मैं अब तक यही समझ पाया हूँ कि जो अमानवीकृत किया गया है यह बहुत ही निंदनीय है, और हमको जानवरों से भी बदतर समझा गया, यादव समाज को जानवरों से भी बदतर समझा गया। और उल्टा ये हो रहा है कि जो लोग नाइंसाफी किए हैं वही लोग सड़क पे आकर के सम्मान की अपनी दुहाई दे रहे हैं। अपमान किसका किया गया और सम्मान की दुहाई कौन दे रहा है? और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार तक यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान करता हूँ, लेकिन अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को बेच करके मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं ना बन पाऊं विधायक, ना बन पाऊं सांसद, लेकिन मैं अपने मान सम्मान, अपने समाज के स्वाभिमान को मैं नहीं बेच सकता। तो पहचान छुपाना भी तो अपराध होता है विशाल जी। पहचान छुपाकर आप ब्राह्मणों के घर में जाएंगे, पंडित के बुजुर्गों से आप अपना पैर छुआएंगे, हैं, नतमस्तक होंगे वहां उनके जो बुजुर्ग हैं, जो उनके घर के परिवार के लोग हैं। ये तो भाई उनके हिसाब से अनर्थ हो गया कि भाई ब्राह्मण पैर छू लेगा यादवों का, ऐसे कैसे? 16 सालों से जो कथावाचक है वो अपनी जाति छुपाएगा, और उस गांव के लोगों ने यह बयान दिया है कि जानते हुए भी उनको बुलाया गया है सिर्फ अपमानित करने के लिए। और रही बात पांव छूने की, तो टिकट लेने के लिए उसी समाज के लोग आदरणीय बहन मायावती जी के कितनी बार पांव छूते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तब दलितों के पांव छुएंगे, अखिलेश जी के पांव छुएंगे, तब उनको पिछड़ा दलित नहीं दिखता, तब उनको सम्मान नहीं दिखता। और एक विद्वान व्यक्ति का, एक कथावाचक का अगर उन्होंने पैर छू लिया तो घोष जाति हो, जो घोष जाति का अपमान हो गया। आप किसी को मूत्र से जो है पवित्र करेंगे, आप किसी के बाल काट के, उसकी चुटिया काट के नाक रगड़वाएंगे। आप यादवों को जानवरों से बेहतर समझते हैं। वो तो इंसाफ वो मांग रहे हैं रोड पर आकर कि भाई हमारे साथ अपमान हुआ है, हमारे महिलाओं को छेड़ा गया। बताइए, छेड़ने का भी आरोप लग रहा है। ये लोग छेड़ने गए थे, कथा कहने गए थे? ये बताइए, ये बातें सब निकल के कब आई? जब FIR हो गया, ब्राह्मण समाज के 4 लोग जेल चले गए, और जब उस महिला को भी जेल जाने की नौबत आ गई, तब सारी चीजें मनगढ़ंत ढंग से प्रेस के सामने लाई गई। मैं कहता हूं, अगर उस कथावाचक ने कहीं ऐसी गलती की थी, हमारा संविधान है और उस संविधान के दायरे में कानून है, उस कानून के तहत FIR कराना चाहिए था और उसको जेल भेजना चाहिए था। रही बात जाति छुपा करके, तो यह भी गलत है। अगर सही से जांच हो तो उस कथावाचक के उसके आधार कार्ड को भी उसको संशोधित किया गया है। एक FIR ये भी उन लोगों पे किया जाए जिन लोगों ने इस तरह की छेड़छाड़ की है। देखिए, मैं कह दूं, सनातन की बात है, यादवों से बड़ा सनातनी कौन है? मैं वंदे मातरम गीतों में मैं गीता का मान भी हूँ, मैं हूँ गायत्री मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गंधारी का बाण भी हूँ, और मैं बाबा बालकनाथ स्वामी रामदेव सनातन की पहचान भी हूँ। ये किस कुल से आते हैं? कोई मुझे बताएगा? ये यदुवंशी कुल से आते हैं, और इनसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पूजा पाठ करिए, आप पूरी आस्था रखिए, लेकिन इन ब्राह्मण समाज का त्याग करके अपने समाज के विद्वानों से, अपने समाज के जो है लोगों से आप पूजा पाठ कराइए और भागवत कथा कराइए। जो कहना करना है आप पूरी निष्ठा से करिए, लेकिन इस समाज का त्याग करके, इससे बड़ा अमानवीकृत कुछ हो नहीं सकता। अब हम बचे कहाँ हैं? हमारा अस्तित्व तो क्या बचा है? गंगा जल से भी पवित्र एक महिला का मूत्र हो गया। अब सनातन में, सनातन का घोर अपमान नहीं है ये? एक है शंकराचार्य, वो क्या कह रहे हैं?
वो तो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का काम है भाई कथा कहना। तो वो ये भी बताए ना, क्या उस ब्राह्मणी का मूत्र गंगा जैसे पवित्र है उनके पास ये जवाब? विशाल यादव जी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अहिरों का काम है दूध बेचना, भैंस पालना, तो अपना काम छोड़कर ही सब कहे करने जा रहे हैं यादव? चाहे भैंस पाले, अपना भैंस ही चराएं। अहिरों का काम है लठियाना, सुन ले ओम प्रकाश, और लठियाना भी हम लोग जानते हैं। तुम्हारे समाज की लड़ाई कौन लड़ा? मुख्य धारा में तुम कब जुड़े? तुमको पता होना चाहिए। कोई पूछता भी नहीं, और पूछने की बात छोड़ो, कोई तुम पर थूकता भी नहीं। अब यही बात तो कहेंगे ओम प्रकाश राजभर की, अहिरों की यही चाल है, यही सब कहते हैं, अहिरों का काम है यही है, धमका देना, हड़का देना किसी को। रही बात यादों की डरवाने की, पुरानी कहावत बा, जेकर लाठी ओकर भैंस, अहिरे का लाठी अहिरे का भैंस। ठीक है ओम प्रकाश। और दूसरी चीज है, ओम प्रकाश का भी बेतुका बयान आया था, उन्होंने नेताजी को अपमानित करने का काम किया था। उसकी भाषा कहाँ चली जाती है? वो अधिकारियों को, मैं वो शब्द इस आपके चैनल पे नहीं कह सकता, कितनी जो गंदी शब्दों का उसने प्रयोग किया था, तब उसको नहीं समझ में आता। शिष्टाचार हमको ना सिखाए ओम प्रकाश, हम शिष्टाचार बखूबी जानते हैं। और एक चीज बता दें, राम ने सिखाया है कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और हमारे कुल देवता श्री कृष्ण ने सिखाया कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो ओम प्रकाश, हम मर्यादा में रखना जानते हैं। और सिर्फ ओम प्रकाश को ही नहीं कह रहे हैं, जो सत्ता शासन में बैठ करके हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो अन्याय, अत्याचार, शोषण यादव समाज के नौजवानों पर कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, समय एक जैसा नहीं होता है। मैं भी आपकी पार्टी का हूं, मरवा देना गोली मुझे। अब मुझे क्या यार, तुमको यादवों से इतनी नफरत है तो 26 करोड़ यदुवंशियों को एकत्र करके तुम गोली मरवा दो, हम सीने पे गोली खा लेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, हम गर्दनें कटवा लेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। इस चीज को नोट कर लेना, हम यदुवंशी हैं, धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और न मुकदमों से घबराने वाले लोग हैं। मैं जिस समाज से आता हूं, पिछड़े समाज से, मैं पिछड़े समाज के, दलित समाज के और 85% के लोगों से कहना चाहता हूं, यह सिर्फ यादवों की लड़ाई नहीं है, यह आप सब लोगों की लड़ाई है। और जब वो 15% इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम 85% इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी होगी। यादव समाज चाहे 90 का दशक हो, चाहे आजादी के बाद की लड़ाई ले लीजिए, यादव समाज हमेशा पिछड़े दलितों की हक हुकूम की लड़ाई को सामाजिक पटल पर लड़ता रहा है, और इसीलिए इन मनुवादियों का, इन सामंतवादियों का वो दुश्मन बन बैठा है। वो भाईचारा भी समझ में आती है विशाल, कुछ भाईचारा भी देश में भाईचारा बनी रहे, ये समझ आती है कि नहीं? देश की जो आपसी सद्भाव है, जो आपसी भाईचारा है, आपसी प्रेम व्यवहार है, भाईचारा नहीं चाहते हैं आप लोग? हमेशा उकसाने की बात करते हैं समाज को। कितना भाईचारा बनाए, कितना भाईचारा बनाए मित्र। जब किसी मनुष्य के ऊपर मूत्र से उसको पवित्र किया जाए, इससे भी दोगली चीजें कुछ हो सकती हैं क्या? हम जानवर से भी बदतर हैं। अगर आप हमको जानवर समझ रहे हैं, तो फिर हम कितनी भाईचारा बनाएं? और यादवों से ज्यादा भाईचारा किसने बना रखा है? कहां कहां भाईचारा बनाए? देवरिया भाईचारा बनाए कि अबिटावा भाईचारा बनाए? कहां कहां भाईचारा बनाए? तुम हमको काटते जाओ, हम तुमसे भाईचारा निभाएं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो उसमें कुछ लोग दोषी हो सकते हैं, पूरा समाज दोषी हो सकता है, आपको लगता है? आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, रोड पर लोग चिल्ला रहे हैं ब्राह्मणों के सम्मान में, हम सभा मैदान में। ब्राह्मणों का सम्मान गया कब? यादवों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान दिया तो ब्राह्मणों को सम्मान दिया है, और उसकी कीमत आज यादव समाज को चुकानी पड़ रही है। उसकी कीमत आज यादव समाज को चुकानी पड़ रही है, अपने ऊपर मूत्र छिड़कवा करके। अगर सच्ची बात कह दूं तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए। इन्हीं के ब्राह्मण समाज से आते हैं आदि शंकरा रामभद्राचार्य, उन्हीं की बातों को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों में भी नीच जातियां हैं, दीक्षित, पाठक, तिगुराइन, चौबे, ये सब नीच जातियां हैं, उपाध्याय। और इसी में कई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी आते हैं और उप मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। तो मैं ब्राह्मण समाज के उस
पंडिताइन जी से कहना चाहता हूँ, पवित्र करना है तो पहले अपने ही समाज के इन उपजातियों को आप पहले पवित्र करिए, उसके बाद पिछड़े दलितों को आप पवित्र करिएगा। और इसकी शुरुआत सत्ता पे बैठे जो उच्चासीन पर जो है उच्चासीन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से होनी चाहिए। ब्राह्मण में भी होके वो नीच है। अगर ऐसी मानसिकता है तो हम लोगों के बारे में क्या सोचा जाता होगा, यह हमको आपको समझने की आवश्यकता है मित्र। और हम आज आप नहीं चेते तो दिन दूर नहीं, जो ये लोग कहते हैं ना कि यादव दूध बेचेगा, कोयरी भाटा बेचेगा, जो है वो लोहार जो है गढ़ेगा, तो वो दिन नाई बहाल बनाएगा, वो दिन अब दूर नहीं है। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर की बात हम कर लें, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है। आप भी जानते होंगे क्योंकि आपके भी पड़ोस में पंडित जी लोग हैं। हम लोगों ने तो हमेशा सम्मान किया है और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि ये चीज़ें बनी रहे। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ के पंडित जी वो खुद सब्जी बोते हैं और साहेबगंज इसी मंडी में सब्जी लेने बेचने आते हैं। कहें भैया, उस गांव में तो मौर्या जी भी हैं, उनका काहे हक छीन रहे हैं ये लोग? अरे किससे आप बताइए ओम प्रकाश राजभर को। अरे मैं कहता हूँ, बता रहा हूँ ओम प्रकाश, सुनो, तुम क्या हक हुकूम की बात करोगे? तुम तो राजभर समाज का खुद हक खाकर बैठे हो। तुमने किसको अपने और अपने बेटों को छोड़ करके राजभर समाज में किसी एक व्यक्ति का भी तुमने भला किया है तो तुम उसको दिखाओ, बताओ। कहीं के बदतमीज कहीं के। मर्यादा में रहकर बात करिए। देखिए विशाल जी, उसकी भाषा आपने सुनी है, राजभर की भाषा आपने सुनी है। जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझा देंगे, और जब हम अपनी भाषा में समझाएंगे तो हमारे पास मौजूद है। बहुत हो गया, समाज का अपमान अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर प्रशासन शासन को लगता है कि यादव जो है इस समाज में नहीं है, उनका कोई जो है हक अधिकार नहीं है इस देश पे, गोलियां खड़ा करके आप गोलियां मार दीजिए, हम लोग तैयार हैं मरने के लिए। इससे ज्यादा हमारी क्या मौत होगी? हमारे ऊपर मूत्र छिड़क के हमको पवित्र किया जा रहा है। हमारी आत्मा, हमारी जमीन उसी समय मर गई। और उसके बाद कुंठित मानसिकता के कुछ लोग हमारे यादव समाज के नौजवान भाई गगन यादव को जो है टारगेट करने का काम कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं जो यादव को गुलाम समझते हैं। आप बताइए, अभी 51,000 देकर के किसी के मान सम्मान को वापस दिला पाएंगे क्या? आपके 111 विधायक, 125 विधायक और आपके 37 सांसद, आपके इंडिया गठबंधन के मिलाकर के 42 सांसद कहाँ हैं? क्यों नहीं कूच किया आप लोगों ने मैनपुरी के लिए? और आपका घर है वहां पर। जिस दिन 125 विधायक, 42 सांसद कूच कर जाते हैं, उस दिन मैं जानता कि आप लोग पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की हक की लड़ाई लड़ते हैं। पीडीए एक धोखा है। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं? और मेरी ये अपील रहेगी कि इस समाज के जो आपसी सद्भाव है, आपसी भाईचारा है, उसको बरकरार रखिए। इसमें राजनीतिक रोल भी कुछ न कुछ है जरूर, अगर वहां पर इस तरीके की कोई साजिश है। राजनीतिक फायदा नुकसान इसमें लिया गया है और इस चीज को आप समझिए। इसलिए समाज में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपसी सद्भाव को बरकरार रखिए। आपस में आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप लड़ेंगे, आप मर जाएंगे। शायद ये नेता आपके घर पर एक दिन आएंगे, या आएंगे या अभी नहीं आएंगे, डेलीगेशन भेज देंगे, फूल माला चढ़ाकर आपकी तस्वीर पर चले जाएंगे, फिर परिवार का हाल लेने नहीं आएंगे। इसलिए आपको समझना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको किसी नेता के चक्कर में, किसी ऐसे राजनीतिक लोगों के चक्कर में आपको आपस से विवाद नहीं करना है, आपस में लड़ना नहीं है। आपको भी पता है कि अगर इस तरह की कोई हिंसा होती है तो हिंसा का परिणाम कुछ अलग ही होता है, और वो सबको पता है। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।